नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम रोमन राजनीतिक विद्वान सिसरो के चिंतन के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सिसरो रोम का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विद्वान था। इसका पूरा नाम मार्कस तुलियस सिसरो था। इसका जन्म 106 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुआ और इसको प्राणदंड 43 ईसा पूर्व के अंतर्गत दे दिया गया था। सिसरो का युग रोम के अंतर्गत ऐसा युग था जिस समय रोम के अंतर्गत गणतंत्र का लगातार पतन हो रहा था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रोम के अंतर्गत प्रचलित थी और सिसरो के युग के अंतर्गत इस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का लगातार पतन है वो होता जा रहा था। सिसरो है वो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रबल समर्थक था। सिसरो कानून शास्त्र का विद्यार्थी एवं वकील था। 64 ईसा पूर्व के अंतर्गत वह रोम के अंतर्गत कॉन्सल्स नियुक्त हुआ। कॉन्सल्स रोम के अंतर्गत एक सैनिक और प्रशासनिक संस्था थी जो कि राजतंत्र का प्रतिनिधित्व किया करती थी। 58 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिसरो को रोम से निर्वासित कर दिया गया क्योंकि सिसरो के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि सिसरो ने सैनिकों को गैर कानूनी ढंग से मारा। तो यह रोम के विद्वान सिसरो के ऊपर आरोप लगाया गया और 58 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिसरो को रोम से निर्वाचित कर दिया गया। 57 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिसरो को वापिस रोम बुलाया गया और सिसरो वापिस रोम के अंतर्गत आता है और वापिस सिसरो अपने लेखन के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से रोम की जो पुरानी संस्थाएं और गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी उसको सुरक्षित रखने का समर्थन करता है एवं जूलियस सीजर जैसे निरंकुश शासकों का वो विरोध करता है। 44 ईसा पूर्व के अंतर्गत रोम के विद्वान जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है और इस हत्या का आरोप सिसरो के ऊपर लगाया जाता है और 43 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिसरो के ऊपर अभियोग चलाकर उसको प्राण दंड दे दिया जाता है। तो यह सिसरो का एक अपना जीवन परिचय था। अब हम सिसरो की पुस्तकों के बारे में देखेंगे। सिसरो की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, एक थी द रिपब्लिका और दूसरी पुस्तक द लेजिबस। द रिपब्लिका पुस्तक डायलॉग मेथड के अंतर्गत लिखी गई पुस्तक है। यह समाज शैली के अंतर्गत लिखी हुई पुस्तक है और इस पुस्तक के अंतर्गत सिसरो ने प्लेटो की तरह ही आदर्श राज्य का वर्णन किया है। हालांकि सिसरो का जो आदर्श राज्य द रिपब्लिका के अंतर्गत वर्णित है वह प्लेटो के समान नहीं है, यह थोड़ा वास्तविकता के ज्यादा नजदीक है। हालांकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो एकदम काल्पनिक था, लेकिन सिसरो का जिस तरीके का आदर्श राज्य है जो कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित और मिश्रित संविधान के ऊपर आधारित है, तो यह द रिपब्लिका पुस्तक है। यह डायलॉग मेथड के अंतर्गत लिखी गई और सिसरो ने इसके अंतर्गत आदर्श राज्य का आइडियल स्टेट का वर्णन किया जो कि वास्तविकता के ज्यादा नजदीक है। दूसरी जो पुस्तक है सिसरो की महत्वपूर्ण पुस्तक वो है द लेजिबस। इस पुस्तक के अंतर्गत सिसरो ने प्राकृतिक कानून का समर्थन किया है। सिसरो कहता है कि राज्य के जो संवैधानिक कानून और नागरिक कानून है इनका आधार प्राकृतिक कानून होना चाहिए। जो कानून प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल नहीं है लोगों को उस कानून का पालन भी नहीं करना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सिसरो की। अब हम ये देखेंगे कि सिसरो का जो राजनीतिक चिंतन है उसके ऊपर किन विद्वानों का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। पहला जो प्रभाव है सिसरो के ऊपर वो प्लेटो के राजनीतिक चिंतन और लेखन का प्रभाव है। जैसा कि सिसरो की पुस्तक द रिपब्लिका का जो टाइटल है वह प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक से ही प्रभावित है। इस पुस्तक के अंतर्गत सिसरो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है जो कि प्लेटो के आइडियल स्टेट से काफी कुछ प्रभावित है। मैक्सी प्लेटो के प्रभाव को लेकर सिसरो के बारे में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि सिसरो ने जब अपनी पुस्तक द रिपब्लिका लिखी तब उसके एक हाथ के अंतर्गत प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक थी, मानो कि सिसरो रिपब्लिक की नकल कर रहा हो। तो मैक्सी प्लेटो के प्रभाव को सिसरो के ऊपर किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ा उसका स्पष्ट शब्दों के अंतर्गत वर्णन करते हैं।
दूसरा जो प्रभाव है वो अरस्तु का प्रभाव है। अरस्तु की जो शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है, जो आगे चल करके पॉलीबियस ने उसका अनुसरण किया, सिसरो के चिंतन के अंतर्गत भी शासन व्यवस्था के इस वर्गीकरण का प्रभाव है वो अरस्तु का देखा जा सकता है। तीसरा जो प्रभाव है वह है रोमन विद्वान पॉलीबियस का प्रभाव। हालांकि पॉलीबियस का जन्म यूनान के अंतर्गत हुआ था, लेकिन जब रोम ने यूनान के अंतर्गत अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तब पॉलीबियस को बंदी बना करके रोम लाया गया। बाद में रोम के अंतर्गत ही पॉलीबियस ने अपना लेखन कार्य है वो विकसित किया था। पॉलीबियस ने मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन किया है और सिसरो पॉलीबियस की इस मिश्रित शासन व्यवस्था का अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत समर्थन करता है। पॉलीबियस ने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र तथा लोकतंत्र इन तीनों के मिश्रित गुणों का समर्थन किया है और सिसरो भी पॉलीबियस से प्रभावित होकर के राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र इन तीनों शासन व्यवस्थाओं के मिश्रण का समर्थन करता है। सिसरो के राजनीतिक चिंतन के ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो है स्टोइक दर्शन का प्रभाव। स्टोइक दर्शन एक यूनानी दर्शन था जिसने प्राकृतिक कानून की अवधारणा के ऊपर बल दिया था। स्टोइक दार्शनिकों का यह मानना था कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति है वो अंतर्मन के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से करनी चाहिए। उसको भौतिक सुख दुख की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। भौतिक या सांसारिक सुखों से मनुष्य को प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को हमेशा अपनी अंतर मन की बात सुननी चाहिए, अपने आत्मा की बात सुननी चाहिए और उसी के अनुसार उसको है वो जीवन के अंतर्गत आचरण करना चाहिए। स्टोइक दर्शन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो है प्राकृतिक कानून की अवधारणा और सिसरो भी स्टोइक दर्शन की इस प्राकृतिक कानून की अवधारणा से प्रभावित है। स्टोइक दर्शन से इसके अलावा वो विश्व राज्य की अवधारणा, विश्व बंधुत्व की अवधारणा और मानवता की समानता की अवधारणाओं को ग्रहण करता है। तो हम देखते हैं कि सिसरो के ऊपर काफी सारे विद्वानों और स्टोइक दर्शन का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। सिसरो का जो विचार या उसकी राजनीतिक विचार है वो बहुत ज्यादा मौलिक नहीं है, लेकिन उसका उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है वो उसकी मौलिकता को दर्शाता है। अब हम सिसरो के राजनीतिक चिंतन या उसके राजनीतिक विचारों के बारे में परिचर्चा करेंगे। सिसरो के राज्य संबंधी विचार। सिसरो ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का इस्तेमाल किया है। सिसरो कहता है कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए किया। राज्य अंतिम रूप से मनुष्य की इच्छा पर ही आधारित है। राज्य की शक्ति का जो मूल स्रोत है वो नागरिकों की सहमति है, जो कि लोकप्रिय संप्रभुता का पूर्व संकेत या लोकप्रिय प्रभुसत्ता के संकेत को दर्शाता है। जैसा कि रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का ये वर्णन किया है। रूसो की जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है वो अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन सिसरो की जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा है वो इतनी ज्यादा स्पष्ट नहीं है। तो सिसरो राज्य संबंधी अवधारणा को लेकर के, राज्य संबंधी विचारों को लेकर के ये बात कहता है कि राज्य का निर्माण है वो मनुष्यों ने अपने जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए ही किया है। राज्य का जो आधार है वो मनुष्यों की इच्छा है, नागरिकों की सहमति है, जनता की सहमति पर ही राज्य है वो टिका हुआ है। हम प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को देखते हैं तो वह राज्य को सर्वे सर्वा मानता है, लेकिन सिसरो के चिंतन के अंतर्गत ऐसा दिखाई नहीं देता, बल्कि यहाँ पर जनता को सर्वोच्च माना गया है और राज्य का जो आधार है वो जनता की सहमति को, जनता की इच्छा को ही माना गया है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु की चिंतन के अंतर्गत राज्य को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था के रूप में वर्णित किया गया है, वहीं सिसरो के चिंतन के अंतर्गत ये माना गया है कि राज्य का निर्माण किया है मनुष्यों ने अपनी जिंदगी को सुविधापूर्ण बनाने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो हम देखते हैं कि सिसरो के चिंतन के अंतर्गत जो राज्य का आधार है वो जनता की सहमति है, इसलिए राज्य यहाँ एक कृत्रिम संस्था के रूप में दिखाई देता है। सिसरो के चिंतन के अंतर्गत सीमित सत्ता का समर्थन किया गया है, जैसा कि
सिसरो जनता की सहमति को शासन व्यवस्था का आधार मानता है। इसके अलावा सिसरो राज्य को एक कानूनी समुदाय के रूप में वर्णित करता है। सिसरो कहता है कि राज्य क्या है? राज्य एक तरह का कानूनी समुदाय है, एक तरह की लीगल कम्युनिटी है, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो है लोगों की जिंदगी को सुविधापूर्ण बनाना। और राज्य जब अपने नागरिक कानूनों का निर्माण करता है, संवैधानिक कानूनों का निर्माण करता है, तो ऐसे कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल ही होने चाहिए। इसके अलावा सिसरो के चिंतन के अंतर्गत वैश्विक राज्य वर्ल्ड स्टेट की संकल्पना भी देखने को मिलती है। वर्ल्ड स्टेट की संकल्पना के अंतर्गत सिसरो ये लिखता है कि जो वर्ल्ड स्टेट होगा वह प्राकृतिक कानून पर आधारित होगा। प्राकृतिक कानूनों के हिसाब से ही लोगों के ऊपर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। हालांकि सिसरो ये लिखता है कि जब तक वैश्विक राज्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक राज्य का कानून है वह प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होना चाहिए। यानी जो नागरिक या संवैधानिक कानून है वह प्राकृतिक कानून के अनुकूल होने चाहिए। तो ये सिसरो के राज्य संबंधी विचार हैं। सिसरो के प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। सिसरो के चिंतन के अंतर्गत प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और सिसरो का जो सर्वाधिक योगदान है राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत तो वह है उसकी प्राकृतिक कानून के क्षेत्र में योगदान। सिसरो ने प्राकृतिक कानून को राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सिसरो ये कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है ये सार्वभौमिक कानून है, शाश्वत कानून है, अपरिवर्तनशील कानून है। यह सभी जगह एक जैसे हैं और सब मनुष्यों पर लागू होते हैं। प्राकृतिक कानून है यह ईश्वर की देन है या प्रकृति की देन है। विवेक के माध्यम से व्यक्ति इस प्रकार के कानूनों की खोज कर सकता है। ये जो अवधारणा है सिसरो की, ये कहाँ से ली गई है? ये स्टोइकवादी दर्शन से ली गई है। सिसरो कहता है कि समस्त जो मानवीय कानून है या राज्य द्वारा निर्मित संवैधानिक कानून या नागरिक कानून है वे प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होने चाहिए। जो कानून प्राकृतिक कानून के ऊपर आधारित नहीं हो, जनता उस कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य भी नहीं है और लोगों को उस प्रकार के कानूनों का पालन भी नहीं करना चाहिए। तो सिसरो के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्राकृतिक कानूनों की जो अवधारणा है वो उसके ऊपर सिसरो है वो ज्यादा बल देता है। इसके अलावा सिसरो मानव की समानता का समर्थन करता है। सिसरो कहता है कि सभी मनुष्य है वो ईश्वर की दृष्टि के अंतर्गत समान है। सभी मनुष्य है वो प्राकृतिक कानूनों के अधीन है और मनुष्यों के ऊपर प्राकृतिक कानूनों का ही शासन है वो संचालित किया जाता है। अगर नागरिक कानूनों का शासन संचालित किया भी जाता है तो वो नागरिक कानून है वो प्राकृतिक कानूनों के ही अनुकूल होने चाहिए। जहां हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु का जो चिंतन है वो मानव की समानता की बात नहीं करता। प्लेटो और अरस्तु दोनों के चिंतन के अंतर्गत ही उत्कृष्ट लोगों के शासन की बात की गई है। जहां प्लेटो के चिंतन के अंतर्गत दार्शनिक शासकों की बात की गई है, उत्पादक वर्ग को प्लेटो शासन व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं करता है, शासन व्यवस्था की भागीदारी के अंतर्गत शामिल नहीं करता है। वहीं अरस्तु के चिंतन के अंतर्गत भी केवल नागरिकों को जिनको मालिक के रूप में देखा जाता है, जिनके पास में अवकाश होता है, जिनके पास विवेक होता है, उनको ही वह शासन व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी की बात करता है। अरस्तु महिलाओं के अंतर्गत विवेक को नहीं मानता, वह महिलाओं को भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी की बात नहीं करता, दास को बाहर कर देता, उत्पादकों को बाहर कर देता है। तो प्लेटो और अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन है उसके अंतर्गत मनुष्य की हायरार्की है वो देखने को मिलती है, जबकि सिसरो के चिंतन के अंतर्गत मनुष्य की इस तरह की हायरार्की है वो देखने को नहीं मिलती, बल्कि सिसरो के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मानव की समानता की बात की गई है। आधुनिक उदारवाद और समाजवादी जैसे चिंतन के अंतर्गत मनुष्य की समानता के ऊपर सर्वाधिक बल दिया जाता है। सिसरो ने राज्यों का भी वर्गीकरण किया है। हालांकि सिसरो का ये वर्गीकरण है ये अपने आप में मौलिक नहीं है, बल्कि अरस्तु और पोलिबियस जैसे विचारकों का ही सिसरो ने अनुसरण किया है।
सिसरो पोलिबियस का अनुसरण करते हुए उपयुक्त शासन प्रणाली के अंतर्गत वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र को रखता है, और ये जब भ्रष्ट हो जाती है तो ये निरंकुश तंत्र, गुट तंत्र और भीड़ तंत्र के अंतर्गत बदल जाती है। पोलिबियस का अनुसरण करते हुए सिसरो मिश्रित संविधान का समर्थन करता है। सिसरो कहता है कि एक आदर्श राज्य के अंतर्गत मिश्रित संविधान होना चाहिए और यही प्रैक्टिकल है। तो सिसरो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र इन 3 प्रकार की शासन व्यवस्था के मिश्रण का समर्थन करता है। जैसा कि रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है, कौंसल जो कि एक तरह की सैनिक और प्रशासनिक संस्था थी, जो कि राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। सीनेट जो कि वित्त के ऊपर नियंत्रण रखा करती थी, ये कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। और असेंबली जिनके अंतर्गत जनसाधारण का प्रतिनिधित्व था और नियमों का निर्माण इस असेंबली के द्वारा ही किया जाता था, तो ये लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। तो सिसरो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को सुरक्षित रखने का समर्थन करते हुए राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र इन तीनों शासन व्यवस्थाओं के मिश्रण की बात करता है। तो हमने सिसरो के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य संबंधी विचार, उसके प्राकृतिक कानून संबंधी विचार और मानव की समानता और राज्यों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।